दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट एंड लॉरी प्रॉब्लम चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे ट्रांसपोर्ट के लाइन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं और ये समस्याएं और ये प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती चले जा रही हैं। इनका कम होने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और कोई नाम कम होने का नहीं ले रही हैं। तो दोस्तों, हमने कल बात करी थी कि फ़िटनेस के ऊपर कि फ़िटनेस की जो परेशानियां हम गाड़ी मालिकों के ऊपर आ रही हैं लगातार, जिसके वजह से हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। तो सरकार से मैंने कल कहा था कि फ़िटनेस जो है, जो प्राइवेट हाथों में दी गई है, उसको पुनः सरकारी कर दें। आरटीओ ऑफिस में ही फ़िटनेस होनी चाहिए पहले की तरह, या कोई और विकल्प चुनें, क्योंकि जब तक उसके लिए कोई विकल्प नहीं चुना जाएगा तब तक फिटनेस सेंटरों की जो मोनोपोली है वो ख़त्म नहीं होगी। और सरकार का काम है, एक व्यक्ति की मोनोपोली अगर कोई व्यापार में कर रहा है तो उसको बंद करा जाए, क्योंकि गाड़ियों का जो कारोबार है उस कारोबार में बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है और एक गाड़ी मालिक बहुत लोगों को रोज़गार देता है। परंतु इस बात को शायद हमारी सरकार को इस बात का ज्ञान नहीं है, संज्ञान नहीं है कि कितनी बड़ी देश की जो इकोनॉमी है वो सिर्फ और सिर्फ आउटो सेक्टर के ऊपर डिपेंड है। अगर आउटो सेक्टर लगातार इस तरीके से पिटता रहेगा तो आने वाले समय में कोई लॉरी ओनर लॉरी नहीं खरीदेंगे, और क्योंकि इतनी समस्याएं अगर लगातार बढ़ती जाएंगी तो फिर ये काम करने के लायक नहीं बचेगा। तो सरकार का से मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि जब ये फिटनेस पहले प्राइवेट क्यों करी गई, जब ये सरकारी चल रही थी तो उस समय क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी, आप ये बताइए। हैं, किसी ने कोई कंप्लेंट करी या किसी ने गाड़ी मालिक ने बोला, या किसी अगर अगर बोला किसी गाड़ी मालिक ने जी आरटीओ में नहीं, ऐसे प्राइवेट होनी चाहिए, तो उसका उस गाड़ी मालिक को या जितनी भी गाड़ियां हैं उनको एक एक्स्ट्रा लाभ मिलना चाहिए था। तो लाभ मिलने की जगह उल्टा उनका नुकसान हुआ है हर गाड़ी मालिक का। तो ये फिटनेस जो प्राइवेट हाथों में दी गई है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो, सरकार को जब इस तरीके का कोई भी काम करना हो तो जो उस बिजनेस से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स थे, जो लॉरी ओनर थे, जिनके पास काफ़ी संख्याओं में गाड़ियां थीं, उनसे एक सर्वे करवाते या उनको कुछ लोगों को बुला करके मीटिंग करवाते, या जो हमारे ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष होते हैं बड़े बड़े, उनको बुला के बात करते। उसके बाद गाड़ी मालिकों की सहमति से इस काम को करना चाहिए था। अपने फ़ायदे के लिए सरकार ने सिर्फ, और सरकार का भी इसमें फ़ायदा अपना कैसे हो सकता है, क्योंकि रसीद जो सरकारी कटती है वो तो पहले भी उतनी की कटती थी और लगभग अभी भी उतनी की करती है। उसमें तो कोई इतना बड़ा फेरबदल है नहीं, उस रसीद से हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपकी रसीद 2000 की है, 2100 की है, उसको भले ही आप 2500 की भी कर दो, उससे 2-4-500 घटाने बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क जो पड़ रहा है वो इस बात से पड़ रहा है कि वहां पर जो 15,000 से लेकर 20,000 तक, या मैक्सिमम कम से कम भी बात करो 10 से 12,000 से नीचे फिटनेस नहीं हो रही है, किसी भी कीमत पर नहीं हो रही है इतने से कम तो। और कोई आदमी 8-9 हज़ार में अगर करा भी ले रहा है ना, तो उसके गाड़ी के 4-5 दिन खराब हो रहे हैं और उसको वहां जाके लगातार धक्के खाने पड़ रहे हैं। पहले तो वो हो ही नहीं रहा है, वो दुनिया भर की चीज़ें बता देंगे, इसमें ये दिक्कत है वो दिक्कत है। अब उतनी सारी समस्याएं, फिर आदमी को ये लगता है, एक आम ट्रांसपोर्टर को ये लगता है, गाड़ी ओनर को ये लगता है कि मैंने शायद गाड़ी का व्यापार करके कोई गलती कर दी है। तो अगर इस तरीके की समस्याएं बढ़ती रहेंगी तो मेरी बात सरकार अच्छी तरीके से सुन ले, गाड़ी ओनर लगातार कम होते रहेंगे और बेरोजगारी इसमें फैलेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा टपका, बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़े लोगों को, बहुत काफ़ी लोगों को बेरोजगारी से दूर रखता है ट्रांसपोर्ट का काम। क्योंकि इतनी गाड़ियां हैं, इतने सारे ड्राइवर हैं, ड्राइवरों के परिवार हैं, तो आप ये ना समझें कि एक गाड़ी मालिक ही सिर्फ उससे कमाई करता है, बल्कि देखा जाए तो आज की डेट में ईएमआई वाली गाड़ी पर गाड़ी ओनर को कोई कमाई नहीं है, उसमें तो उसको अपने पास से पैसा डाल के ईएमआई भरनी पड़ रही है। तो सरकार को तो पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ट्रांसपोर्ट लाइन में या ट्रांसपोर्ट जगत में हमारे ट्रांसपोर्टर्स भाई जितने भी हैं हम, कि सबसे ज़्यादा कमाई गाड़ी ओनर और ट्रांसपोर्टर कर रहे हैं, जबकि इतनी समस्या इस काम में है। दिन भर हमारे फ़ोन बोलते रहते हैं और इतने ज़्यादा फ़ोन बोलते हैं हमारे कि देखने वालों को तो ये लगेगा कि पता नहीं ये कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, कितना करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। जितनी सरदर्दी है और जितना जितना हम दिन भर परेशान रहते हैं इन फ़ोनों से, उतनी मोटी कमाई नहीं है, कमाई बिल्कुल भी नहीं है। और सरदर्दी इतनी ज़्यादा है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा है। ये जो हमारे गाड़ी मालिक हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ उनके समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रही होंगी कि परवीन भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, हकीकत यही है। तो
क्योंकि जिस किसान से ज़्यादा बुरा हाल इस समय व्यापारी वर्ग का है, ट्रांसपोर्टर वर्ग का है। इस पे सरकार ध्यान दे। अगर ध्यान नहीं देगी तो ये जो बिजनेस है ट्रांसपोर्ट लाइन का लगातार ख़त्म होता रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत तरीके के शोषण हो रहे हैं। ना तो किसी गाड़ी मालिक से, ना किसी बड़े ट्रांसपोर्टर से या किसी गाड़ी ओनर से कोई भी बात नहीं करी जाती है। अपनी इच्छा से जब सरकार को आता है वो टैक्स बढ़ा देती है, बीमा बढ़ा देती है और फिटनेस को जो जैसे मर्जी है वैसे कर देती है। अरे ये काम हमारा है, कम से कम हमारी एक बार राय तो ली जाए। जैसे और व्यापारों में मैंने देखा है कि पहले एक बार को फिर भी सरकार उनसे राय लेने का प्रयास करती है, परंतु ट्रांसपोर्ट के काम में कोई भी राय नहीं ली जाती है। जब इच्छा आती है टोल के पैसे बढ़ जाते हैं, जब इच्छा आती है तेल डीजल महंगा हो जाता है, मोबिल पार्ट सब पे पैसा बढ़ जाता है बिना किसी जानकारी के लिए। अपनी इच्छा से ही सारे काम हो रहे हैं। जबकि अगर गाड़ी ओनर्स गाड़ियां नहीं खरीदेगा तो क्या करेंगी अशोक लीलैंड कंपनियां, क्या करेगी टाटा मोटर, क्या करेगी आइसर, जितने भी हमारे व्हीकल बनाने वाले हैं ये लोग क्या करेंगे फिर? जब हम लोगों को लगातार प्रॉफिट नहीं होगा, लगातार अगर गाड़ी ओनर्स लॉस में जाएंगे तो वो गाड़ियां क्यों लेंगे? अभी भी जो मैं बता दूं सरकार को, अभी भी जो वाहन बिक रहे हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियां 500 700 400 गाड़ियां एक साथ में ले लेती हैं, वो सिर्फ जीएसटी के कारण ले लेती हैं कि जीएसटी का उनको रिफंड मिल जाता है जब वो वहाँ से गाड़ियाँ लेती हैं। और जिस कंपनी में वो लोग अपनी गाड़ियों को देते हैं वहाँ पर जब वो बिलिंग करते हैं तो उस बिलिंग में जीएसटी जोड़ के पार्टी को देते हैं, और जो उन्होंने व्हीकल खरीदे होते हैं उस व्हीकल का जीएसटी उनका जीएसटी नंबर पे जमा रहता है पोर्टल पे, वो वहाँ से उसको अर्जेंट भर देते हैं और वहाँ से जो वो पैसा मिला उनको पार्टी से वो उनके पास रुक जाता है। तो सिर्फ नई गाड़ियाँ इसलिए सेल हो रही हैं। सरकार ये ना सोचे कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो लोग ले रहे हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि उन कंपनियों को तो एक गाड़ी 7-8 लाख 10 लाख सस्ती पड़ गई, लेकिन एक गाड़ी मालिक जो आम गाड़ी मालिक है उसका क्या? उसको तो गाड़ी महंगी पड़ेगी, क्योंकि वो पहले जीएसटी का फायदा तो तब ले पाएगा जब वो किसी बड़ी कंपनी में जाके बिजनेस करेगा और उसमें फिर पैसा फंसाएगा अपना, तभी तो जीएसटी का उससे फायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो मेरा सरकार से कहना यह है, जैसे पहले चल रहा था उस तरीके से काम चलना चाहिए, ताकि एक नॉर्मल व्यक्ति भी इस व्यापार को करके अपना परिवार को पाल सके। क्योंकि गाड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस पर सरकार से एक रिक्वेस्ट मैं और करूँगा, बल्कि ये मेरी रिक्वेस्ट अकेले की नहीं है, ये हमारे देश के अंदर जितने भी गाड़ी मालिक हैं, जितने भी गाड़ी ओनर हैं, जितने भी, चाहे वो लाखों में है या करोड़ों में है, ये रिक्वेस्ट हर व्यक्ति की है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि गाड़ियों पर जो जीएसटी है जो 28% है वो 18 कर दिया जाए। तो और सरकार इसमें थोड़ा रेटों को भी गाड़ी का कम कराए, क्योंकि 10 लाख रुपए के आसपास BS4 और BS6 में रेटों में लगभग इतना फर्क है गाड़ी के हिसाब से, कौन सी गाड़ी कैसे है। इतना तो मान के चलो कि 8 लाख से लेकर 10 लाख तक का तो फर्क गाड़ी में आ चुका है। अब 10 लाख रुपए का फर्क का मतलब यह है, जो हम पहले 2 गाड़ी की EMI लगभग देते थे और अब उतनी एक गाड़ी की EMI देनी पड़ती है। सिर्फ चेक करने का, रास्ते में गाड़ी आपकी खराब हो गई तो सिर्फ चेक करने के आपको 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक देने हैं। यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर 600 रुपये लेफ्टो का चार्ज है, और आप महाराष्ट्र ले जाओ और आगे चले जाओ वहाँ 1500 रुपये भी ले लेते हैं, सिर्फ ये बताने के इस गाड़ी में ये फॉल्ट है, और लैपटॉप लगा देंगे, कहेंगे वायरस से हटा दिए सही है चले जाओ। ड्राइवर बोलता जी सही नहीं हुई, गाड़ी फिर से खराब होगी। तो बहुत समस्याएं हैं, मतलब गाड़ी ओनर कहीं ना कहीं उनके संग शोषण हो रहा है और उनको परेशान करा जा रहा है। जिसको देखो वो गाड़ी धोके खड़ी कर लेता है। रास्ते में कहीं जा रही है जी, पर्ची कटेगी, 2000 की पर्ची कटवा या 500 की पर्ची कटवा, तेरी गाड़ी ओवर हाइट है, अब हाइट कटेगी, अब मैकेनिकल कटेगा किसी राज्य में। बॉर्डर पर जाओ तो वहाँ पे ये समस्या तब है जब गाड़ियों के पेपर वर्क पूरे हैं। पेपर वर्क पूरे नहीं हो फिर तो समझो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। फिर तो समझ लो कि वो गाड़ी 50-60 हज़ार रुपये दे के, लाख रुपये दे के भी छूटने वाली नहीं है। तो सब कुछ सही होने के बाद, गाड़ी अंडरलोड है, पेपर पूरे हैं, सब कुछ सही है, ड्राइवर का लाइसेंस ओके है, और सब कुछ सही होने के बाद ये खर्चे बता रहा हूँ आपको जो हैं, जिसका मन आता है वो रास्ते में रोक लेता है। पुलिस वाला चल फाइल लिया, ये क्योंकि फाइल लेने के आजकल अधिकार सरकार ने खत्म कर दिया है, उसके बावजूद ही फाइल ला। अगर अब ये सख्ती जो बढ़ती जा रही है, इसलिए नहीं बढ़ती जा रही है कि वो बहुत बड़े कानून का रखवाले हैं या सरकार के बहुत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सख्ती से बढ़ती जा रही है अपनी जेब भरने के लिए। जो भी 1500 मिल जाए ठीक है, जैसा 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 ग्राहक फंस जाए उनके लिए तो हम लोग एक ग्राहक के रूप में हो चुके हैं। तो हमारे बिजनेस में ही ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? बाकी और कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, दुकान है, वहाँ पे जाकर तो इस तरीके से कोई पुलिस वाला या कोई उनसे तो इस तरीके की वसूली नहीं कर सकता। और हमारी गाड़ियों को तो जब जिसको मन आता है वो रोक लेता है। MP बॉर्डर पे जाएं या महाराष्ट्र के बॉर्डर पर जाएं, जहाँ भी जाएं, कि लॉन्ड्री में घुस गई कि लाल बत्ती, तेरा ट्रक का पहिया लाल बत्ती पर चले गया, हल्का सा पार कर गया, चालान कटेगा 2500 का, वरना दे 1000 रुपये।
अब लाल बत्ती पे गाड़ी चलेगी, उसको उसकी चिंता नहीं है, उसको एक मौका मिल गया कि अभी मौका मिल गया, 1,500 रुपये से ऐंठ लेता हूँ ड्राइवर से। तो ड्राइवर भाई से मेरा कहना है, इन लोगों से भाई बच के चलो और बहुत समझदारी से गाड़ियाँ चलाओ, क्योंकि इतनी कमाई यहाँ नहीं है गाड़ियों में। ड्राइवर लोग भी इस बात को जानते हैं कि गाड़ी ओनर्स को कोई पैसा नहीं बच रहा है, तो हमको ड्राइवरों को मिलकर ही अपना एक सिस्टम से काम करना है, ताकि नुकसान तो हो ही रहे हैं, ज़्यादा नुकसान ना बढ़े। तो सभी ड्राइवरों से मेरा कहना है कि अपने हिसाब से रात में देख लें कब कहाँ चलना चाहिए, कहाँ नहीं चलना चाहिए, कहाँ पर ये लोग खड़े होंगे परेशान करेंगे, तो सब चीज़ देख के चलें। क्योंकि आप अपनी जगह पर अगर सही भी हो, फिर भी ये लोग परेशान तो करते ही हैं, ये बात हमको पता है। तो थोड़ा सा इसमें ड्राइवर भी देखें, इस तरीके की रेड लाइट या इस तरीके का कोई भी दिक्कत वाला है तो वहाँ पे अपने नॉन एंट्री है नहीं है पहले पता कर लें। कई ड्राइवर बेचारे बाई मिस्टेक नॉन एंट्री में घुस जाते हैं, फिर मोटे मोटे चालान करते हैं, गाड़ी मालिक उसको झेलता है, उनको नुकसान बहुत होता है। तो चालानों से बचना है, कोई चालान ऑनलाइन हो जाते हैं, पता भी लगता नहीं है, तो ना कहाँ नॉन एंट्री है, कहाँ रेड लाइट है, कहाँ रॉन्ग साइड है, ये सब चीज़ ड्राइवर देखें और उनका ही फायदा है। क्योंकि गलत तरीके से गाड़ी रोड पर चलाएंगे या गलत कहीं घुसेड़ देंगे तो उनके संग हाथापाई होने में 2 मिनट लगते हैं। कोई भी आम आदमी या आम पुलिस वाला 2-4 थप्पड़ ड्राइवर को आराम से मार देता है बिना थोड़ी सी गलती पर ही। तो मेरा ये इतनी क्रूरताएँ हो रही हैं हमारे इस काम में, तो मेरा कहना यह है कि ये जो फिटनेस, जो सबसे बड़ी दिक्कत फिटनेस की इस समय जो हमारे उत्तराखंड में हुई है, इसको धामी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, इसको इन सेंटरों को बंद कराएं और पुनः जैसी पहले चलती थी वैसी कराएं। क्योंकि सरकार को तो कोई फायदा ही नहीं है, उनकी रसीद तो उतनी कट रही है, तो उनको क्या फायदा हुआ इसको सबको करके, और हम लोग इससे परेशान हैं और हम लोग इसके खिलाफ हैं। तो जो गाड़ी ओनर है वही खिलाफ है इस सेंटर के, तो इसको बंद करा दो, फिर क्या जरूरत है इसको चलाने की। पहले भी तो फिटनेस होती थी ना, या फिर एक सेंटर नहीं 5-7 सेंटर खुलवाओ, किच्छा में अलग खुलवाओ, गदरपुर में अलग खुलवाओ, अलग अलग खुलवा दो कई सारे सेंटर। जब प्राइवेट आते हैं वहाँ पर दे ही दी है तो और प्राइवेट लोगों को भी कमाने का मौका दो फिर अब, तो उसमें कम से कम कुछ कंपटीशन बढ़ेगा, तो कुछ सस्ता काम तो होगा हमारा और हमारा समय भी कम खर्च होगा। या तो इनका मन है कि जी आज तो छुट्टी है, आज नहीं होगी, परसों होगी, और 2 दिन हमारी गाड़ी खड़ी है इसके इंतजार में। अब गाड़ी चलती है लंबी, ये बोलेंगे 1 महीने पहले कराओ। अरे जब गाड़ी लंबी चलती है फिर भरा के भेज देंगे तो 1 महीने वापस नहीं आ पाई, कभी ऐसा भी होता है। तो इसका जवाब यह है इस बात का। तो इसीलिए फिटनेस के लिए गाड़ी जाए। जब प्राइवेट का मतलब तो यह है कि जिस दिन भी जाएगी उस दिन होगी, छुट्टी किस बात की प्राइवेट काम में। और इन लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, आगे अपना हिसाब किताब से पैसा लें, लोगों से फालतू पैसा ना लें सेंटर वाले, जब तक ये सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। और इस तरीके से हराम के पैसे ना कमाएं, क्योंकि हराम के पैसे हराम में निकल जाते हैं। ये बात आप लिख लें आज मैं इस चीज़ को लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि हराम के पैसे आज तक किसी को फले नहीं है, और फलते भी हैं तो अस्पताल में यहाँ वहाँ निकल जाएंगे, कोई फायदा नहीं उसे खाने का। खानी 2 ही रोटी हैं, और ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर भी लोगे तो उसका क्या करोगे, तुम सब छोड़ जाओगे यहीं पर। तो इसलिए हराम के पैसा कमाने की कोशिश ना करें, कोई भी ईमानदारी से काम करें और इस तरीके के फिटनेस सेंटर को बंद करें, बिल्कुल बंद कर दें एकदम से, क्योंकि इनका कोई फायदा नहीं है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये सरकार से रिक्वेस्ट है मेरी। क्योंकि इसमें धामी जी आपके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हम सब ट्रांसपोर्टर्स बहुत समय से इस चीज़ से परेशान हैं। तो ये YouTube चैनल मैंने कि इसलिए नहीं बनाया है कि मुझे इससे 2 पैसे कमाने हैं या मुझे ये करना है वो करना है, नहीं। मुझे खाली अपनी आवाज़, एक आम आदमी, एक आम ट्रांसपोर्टर्स की जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचानी है, क्योंकि वैसे तो कोई सुनता नहीं है। तो मैंने कहा भाई कम से कम ऑनलाइन ही कोई चीज़ बोल करके सरकार तक पहुंच जाए, तो सरकार क्या पता हमारी मदद कर दे। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब इसको कर दें, और अपना एक मिशन बनाते हैं और 20, 25, 30 गाड़ी मालिक इकट्ठे होकर चलते हैं और एक बार इस संबंध में श्री धामी जी से बात करते हैं और उनको अपनी समस्या बताते हैं। क्या पता उनके दिमाग में हमारी बातें आ जाएं और हमारी बातों को मान लें। नमस्कार दोस्तों।